So these are the contents of today's discussion. Specific enthalpy of any substance at any other state. Then we have first law of reactive system. Then we have adiabatic flame temperature and its significance, and various factors affecting adiabatic flame temperature. So these things we are going to discuss today. Okay. The first thing is specific enthalpy of any substance at any state. By any state, what does I mean? Any thermodynamic state. Means at any pressure and temperature, if I want to find the specific enthalpy of the substance. Okay. That state is different from our reference state, which is 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन. ठीक है. तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे कि इस अगर रेफरेंस स्टेट पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं कोई भी एक सब्सटेंस की. ठीक है. तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जब हमने डिफाइन किए थे तो उसमें क्या अजम्पशन लिए थे कि जितने टेम्परेचर और प्रेशर पे हम रिएक्टेंट को ले रहे हैं उसी स्टेट में वापस से प्रोडक्ट को लेके आना पड़ेगा. जब भी जो केमिकल प्रोसेस जो हो रही है यानी जो कंबशन जो प्रोसेस हो रही है उसमें से चेंज इन एनर्जी रहेगी. दैट वुड बी ड्यू टू चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ओनली. ठीक है. क्योंकि हमने पहले ही न्यूक्लियर एनर्जी चेंज को इग्नोर कर दिए थे, वो तो वैसे भी नहीं हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के स्मॉल चेंजेस को भी हमने नेग्लेक्ट कर चुके थे. वो तीनों चीज नेग्लेक्ट करने के बाद भी हमको कंबशन प्रोसेस के बाद दो चीजों की वजह से एनर्जी चेंज हो रही थी प्रोसेस में यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में. That is due to change in the chemical composition, that is chemical energy, and second one is due to change in the state, that is thermodynamic state of the products and reactants. ठीक है. तो उसके वजह से उसमें एनर्जी चेंज होगी, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पेसिफिक एंथैल्पी चेंज होती है, पता है हमको. ठीक है. हमने स्टडी कर चुके हैं. बट हमने क्योंकि रिएक्टेंट जो स्टेट पे था प्रोडक्ट्स को भी हमने कूल करके वही स्टेट पर लेकर आ गए थे. ठीक है. तो उसमें हमको क्या मिल रहा था, जो अल्टीमेट हमारा रिजल्ट क्या मिले थे, टोटल चेंज इन energy during the process is due to change in the chemical composition only, that is internal chemical energy change only. ठीक है. बट जरूरी नहीं है कि हर बार जो हम प्रोडक्ट मिल रहा है हम उसको वापस से रिएक्टेंट के स्टेट में ही लेकर आए. ठीक है. अगर रिएक्टेंट के स्टेट में वापस नहीं लेके आएंगे तो क्या होगा, दैट टोटल चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस वुड बी ड्यू टू चेंज इन केमिकल कंपोजिशन आल्सो, दैट इज चेंज इन केमिकल एनर्जी, एंड ड्यू टू चेंज इन स्टेट आल्सो, दैट इज स्पेसिफिक एंथैल्पी एंड लेटेंट एंथैल्पी. ठीक है. Therefore, same thing I have written here, when the products formed during a chemical reaction exit the reaction chamber at any other state pt other than standard different state, then energy change of the system in this case is due to change in state and change in chemical composition. Delta E is equal to delta E chemical plus delta E state. Okay. अब स्टेट की वजह से एनर्जी चेंज हो रही है, मतलब दो चीजें हो सकती हैं, सेंसिबल एनर्जी चेंज एंड लेटेंट एनर्जी चेंज. ठीक है. अब हम प्रोडक्ट्स को हम कूल कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स में जो भी गैसेस फॉर्म हो रहे हैं उसको हम सिर्फ कूल कर रहे हैं, उसका फेस चेंज नहीं कर रहे, उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर रहे, तो वहाँ पे लेटेंट एनर्जी चेंज नहीं आएगा. ठीक है. सिर्फ सेंसिबल आएगा. टेम्परेचर अगर सिर्फ चेंज हो रहा है तो उसमें सेंसिबल एनर्जी चेंज आएगा. Therefore, the specific enthalpy of compound or a substance at any other state which is different from standard different state can be calculated as follows. ठीक है. कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखो, by using this formula, HT is equal to H नॉट F बार प्लस HT बार माइनस H298 बार किलो जूल पर किलो मोल. ठीक है. तो सारी जो चीजें हैं उनका यूनिट क्या है, किलो जूल पर किलो मोल, किलो जूल पर केजी नहीं. ठीक है. यहाँ पे हम रिएक्टिव सिस्टम में किलो जूल पर किलो मोल नॉर्मली हम एंथैल्पी को डिनोट करते हैं, नॉन रिएक्टिव सिस्टम में किलो जूल पर केजी में डिनोट करते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बिकॉज दिस फॉर्मूला इंडिकेट्स द टोटल एंथैल्पी possessed by any product or any reactant after or before the combustion process respectively. Okay. ये जो एंथैल्पी की जो रिएक्शन है वो हम किसी भी टेम्परेचर में यूज कर सकते हैं. ठीक है. जो अगर हम सिर्फ HT इज इक्वल टू H नॉट F जो लिख रहे थे वो जो इक्वेशन है हम सिर्फ और सिर्फ किस में यूज कर सकते थे, ओनली एट द स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन. ठीक है. और उसी स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट पे सारे जो हमारी कंपाउंड्स है उनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन की हुई थी, हमारे पास टेबुलर फॉर्म में थी वो चीजें. ठीक है. बट हमारा स्टेट अगर डिफरेंट है प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का अदर देन रेफरेंस स्टेट, तो हम उसकी एक्चुअल एंथैल्पी ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं. तो द एक्चुअल एंथैल्पी वुड बी ड्यू टू केमिकल चेंज प्लस ड्यू टू टेम्परेचर चेंज. तो पहला जो वाला है H नॉट F, दिस टर्म इज शोइंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एट द रेफरेंस स्टेट की हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. नाउ व्हाट इज HT बार, दिस HT बार रिप्रेजेंट एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ द सब्सटेंस at any temperature T. Okay. And H298 is specific enthalpy of substance at reference temperature, that is 298 Kelvin. Reference temperature कितना है अपना, TO is equal to 298 Kelvin. अब कोई प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी रेफरेंस स्टेट पे ही कंसीडर किए हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, T 298, H बार 298 माइनस H बार 298, तो ब्रैकेट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. ठीक है.
और ये सिर्फ यही बचेगा। तो रेफरेंस स्टेट में लेते तो बाय डिफॉल्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही मिलता है, ये चीज हमने लेक्चर में पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। तो इसमें जो टर्म है ये ब्रैकेट वाला टर्म, दिस टर्म इज इंडिकेटिंग सेंसिबल एंथैल्पी चेंज, दैट इज एंथैल्पी चेंज ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर और ड्यू टू चेंज इन द स्टेट। अब टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑब्वियसली स्टेट तो चेंज होगा। और ये जो पहला वाला टर्म है H0F, दिस इज रिप्रेजेंटिंग केमिकल एनर्जी चेंज। ओके, so this is very very important formula, you have to remember that। और यहाँ पे कौन कौन से टर्म क्या है वो एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। HT is equal to specific enthalpy of substance at a temperature T। H0F is equal to enthalpy of formation of any compound at standard difference state, that is at pressure PO and TO, which is 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin respectively। And this term HT bar minus H298 bar represents sensible enthalpy change at constant composition। ठीक है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर जो भी कंपोजिशन है कोई भी गैस का एट 298 केल्विन, वही कंपोजिशन गैस का एट सम अदर टेम्परेचर भी होना चाहिए। कंडीशन है कंपोजिशन चेंज होना चाहिए, कंपोजिशन चेंज होगा तो फिर वैल्यू भी इसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सेम कंपोजिशन बस टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो हम ये तो थर्मोडायनेमिक्स में भी ऐसे ही करते थे ना, डेल्टा एच कैसे निकालते थे कोई भी प्रोसेस के लिए, Cp इंटू डेल्टा टी। एंथैल्पी चेंज इज ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर, तो इसी वजह से टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो एंथैल्पी डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे सेंसिबल एंथैल्पी चेंज। ठीक है, नाउ एंथैल्पी ऑफ ए केमिकल कंपोनेंट एट ए स्पेसिफाइड स्टेट इज द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंपोनेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस 1 atmospheric pressure and the sensible enthalpy of the component relative to 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm। यहाँ पे रिलेटिव टू बोला है, मतलब उसमें से जो डिफरेंस स्टेट की जो एंथैल्पी उसको माइनस करना पड़ेगा। दिस इज रिलेटिव एंथैल्पी ऑफ द सब्सटेंस एट टेम्परेचर T। रिलेटिव टर्म निकालने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं, रेफरेंस स्टेट। ठीक है, तो टोटल एंथैल्पी वुड बी एंथैल्पी ड्यू टू केमिकल एनर्जी एंड एंथैल्पी ड्यू टू स्टेट। ओके, therefore टोटल एंथैल्पी HT, ये क्या था अभी तक हम स्पेसिफिक एंथैल्पी निकाल रहे थे, स्मॉल HT। ठीक है, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी इज नथिंग बट एंथैल्पी पर यूनिट मोल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, जो कि नॉर्मली किलो मोल में लेते हैं, तो अगर इसको नंबर ऑफ किलो मोल्स ऑफ द सब्सटेंस से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको टोटल एंथैल्पी मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल एंथैल्पी वुड बी किलो जूल। तो टोटल एंथैल्पी की हमेशा यूनिट क्या रहती है, किलो जूल रहती है, चाहे वो रिएक्टिव सिस्टम हो या नॉन रिएक्टिव सिस्टम हो। और नॉन रिएक्टिव सिस्टम है तो स्पेसिफिक एंथैल्पी हम किलो जूल पर केजी में लिखते हैं, और रिएक्टिव सिस्टम है तो हम स्पेसिफिक एंथैल्पी किलो जूल पर किलो मोल में लिखते हैं। ठीक है, तो दिस इज टोटल एंथैल्पी। तो हम कोई भी प्रोडक्ट और कोई भी रिएक्टेंट की टोटल एंथैल्पी निकालना है तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी टेम्परेचर पे रहे। अगर बाय डिफॉल्ट रेफरेंस टेम्परेचर पे है, ये वाला टर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और हमको सिर्फ केमिकल एनर्जी चेंज मिलेगा वहां पर, H0F वाला टर्म। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर आवर सिलेबस। सो व्हाट इज एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर? तो सपोज एक कंबशन चैम्बर है, इसमें हम फ्यूल एरियर को बर्न करवा रहे हैं और इसमें उसका कंबशन हो रहा है। और तो जब भी फ्यूल एरियर का कंबशन होता है तो क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज बिकॉज कंबशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब वो जो हाई अमाउंट में हीट रिलीज हो रही है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम कंबशन चैम्बर के बाहर भी भेज सकते हैं और या तो नहीं भी भेज सकते, उसको रोक के रख सकते हैं। ठीक है, तो जितनी हीट कंबशन चैम्बर से बाहर जाएगी तो उतना ही कम टेम्परेचर कंबशन के जो प्रोडक्ट्स है उसका हमको अचीव होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा हीट लॉस कंबशन चैम्बर से ज्यादा होती जाएगी उतना कम टेम्परेचर होगा किसका, कंबशन प्रोडक्ट्स का। अगर हम चाहते हैं कि कंबशन प्रोडक्ट्स का टेम्परेचर बढ़े तो क्या करना पड़ेगा, हमको हीट लॉस को मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर हम क्या करेंगे, परफेक्टली इस कंबशन चैम्बर को इंसुलेट कर ले। ठीक है, तो जितनी भी हीट आएगी इसमें से कुछ भी बाहर नहीं जाएगी, सारी की सारी हीट जो केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही है ये कंबशन प्रोसेस होने की वजह से, वो सारी की सारी हीट कौन ऑब्जर्व करेगा, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। ठीक है, बिकॉज हमारी कंबशन की रिएक्शन क्या होती है, एयर प्लस फ्यूल इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स प्लस हीट। ठीक है, तो अगर वो हीट कंबशन चैम्बर के बाहर नहीं जा रही है तो हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, जो कंबशन चैम्बर के अंदर जो प्रोडक्ट्स है वही हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब कुछ भी हीट बाहर नहीं जा रही है, परफेक्टली इंसुलेट की है, तो सारी की सारी हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, कंबशन प्रोडक्ट्स। तो इस कंडीशन में कंबशन प्रोडक्ट्स का जो मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव होगा, दैट मैक्सिमम टेम्परेचर इज नथिंग बट एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो यही चीज मैंने लिखा हूं, इन एब्सेंस ऑफ एनी वर्क इंटरेक्शन। अब यहाँ पे वर्क तो कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा थर्मोडायनेमिक वर्क, एंड any changes in kinetic or potential energy, the chemical energy released during a combustion process either is lost as the heat to the surrounding or is used internally to raise the temperature of the combustion product। समझ में आया, फ्यूल को बंद करने पे जो हीट रिलीज हुई या तो वो सराउंडिंग में बाहर एज इट इज चली जाएगी या तो फिर कंबशन प्रोडक्ट को हीट करने में यूटिलाइज होगी। जितना कम हीट लॉस होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा, और अगर हम हीट लॉस को जीरो कर दें तो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज होगा।
तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज होने के बाद जो कंबशन चैम्बर के प्रोडक्ट्स का जो मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव होगा, दैट टेम्परेचर इज नथिंग बट एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर एंड समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एज एडियाबैटिक कंबशन टेम्परेचर। ओके, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आफ्टर द कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल इनसाइड द वेल इंसुलेटेड कंबशन चैम्बर, दैट इज Q इज इक्वल टू 0, वेल इंसुलेटेड कर दिया तो Q इज इक्वल टू 0, the maximum temperature attained by the product of combustion is called as adiabatic flame temperature or adiabatic combustion temperature। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया है कि आफ्टर द कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, तो इसको मैं अभी थोड़ी सा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर। एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो पहली चीज, ये फ्यूल पे डिपेंड नहीं करती, प्योरली फ्यूल पे नहीं डिपेंड करती। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑक्टेन है तो ऑक्टेन का में एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर इतना मिलेगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्यूल पे डिपेंड नहीं करती, कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, मतलब स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स मींस जो फ्यूल और एयर हम कंबाइन कर रहे हैं, रिएक्टेंट में क्या क्या है, फ्यूल और एयर है, तो उनका स्टेट, नाउ बाय स्टेट आई मीन थर्मोडायनेमिक स्टेट, नॉट द फिजिकल स्टेट लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो उनका जो भी स्टेट रहेगा, यानी कि उनका जो भी टेम्परेचर प्रेशर पे यूज कर रहा है उसके हिसाब से केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, तो उसके हिसाब से एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखे एंथैल्पी अगर रेफरेंस स्टेट पे ले तो अलग होती है और अदर देन रेफरेंस स्टेट पे रहे तो कुछ और हमारे को एंथैल्पी मिलती है। तो देयरफॉर amount of heat released by combustion would be dependent upon the state of the reactants, thermodynamic state. Okay, now the second point here is the degree of completion of reaction. Now what do you mean by degree of completion of reaction? जो हमारा कंबशन प्रोसेस हो रहा है वो कंप्लीट हो रहा है या इनकम्प्लीट हो रहा है, ये भी है पॉइंट है। ठीक है, मतलब कंप्लीट हो रहा है तभी हमको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा, और साथ ही साथ कंप्लीट होने के साथ ही साथ हमको क्या मिलना चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई करने के बाद कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। मतलब हम थ्योरेटिकल केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर जो है वो थ्योरेटिकल मैक्सिमम टेम्परेचर है। ये जो थ्योरेटिकल मैक्सिमम टेम्परेचर है वो एक्चुअल केस में हमको मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्चुअल केस में जो कंबशन रहता है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। और ये डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन में क्या है, आफ्टर दी कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। अब प्रैक्टिकली कंप्लीट कंबशन नहीं होता हमको, मतलब जो एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर है वो एक थ्योरेटिकल मैक्सिमम टेम्परेचर है। एक्चुअल केस में हमको इस एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर से जो मैक्सिमम टेम्परेचर है कंबशन प्रोडक्ट्स का उससे थोड़ा कम ही मिलेगा ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन प्रोसेस। अब इनकम्प्लीट कंबशन प्रोसेस क्यों होता है वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। उसके तीन ही मेजर रीजन है, या तो ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर टू द फ्यूल, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन वाज ड्यू टू इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर इन द कंबशन चैम्बर, एंड थर्ड थिंग इज ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ द गैस। ठीक है, नाउ डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, तो मतलब अगर हम कंबशन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ तभी तो मैक्सिमम टेम्परेचर या मैक्सिमम हीट रिलीज होगी ना। और पूरी तरह से कंबशन हुआ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत फ्यूल कंबशन चैम्बर में रहेगा, कहीं ना कहीं बच जाएगा। ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो उसके वजह से वो जो फ्यूल अंदर कंबशन चैम्बर में रहेगा वो अगर वो भी एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो भी बर्न होता है और उससे भी और सर्टेन अमाउंट में हीट रिलीज होती है और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता कौन, कंबशन प्रोडक्ट, और उसका टेम्परेचर और बढ़ जाता है। ठीक है, बट अगर ऐसा कंप्लीट नहीं कंबशन होना है तो एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर दैट इज मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव्ड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन कम हो जाएगा। एंड थर्ड थिंग अमाउंट ऑफ एयर यूज। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कंप्लीट कंबशन होना चाहिए तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट में एयर सप्लाई कर दें। अब हमने एक्स्ट्रा अमाउंट में एयर सप्लाई कर दी, कंप्लीट कंबशन मान लो हो भी गया थ्योरेटिकली। ठीक है, कंप्लीट कंबशन हो भी गया, बट जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एयर हमने सप्लाई कर दी उसकी वजह से क्या होगा, थोड़े ना थोड़े क्वांटिटी में एयर भी हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, तो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन का ज्यादा टेम्परेचर हमको नहीं मिल पाएगा, या फिर दोनों चीजें मिक्स होकर टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। एक्स्ट्रा एयर जो जरूरत नहीं थी हमने एक्सेस में सप्लाई कर दिया, तो एयर क्या काम करेगी, अननेसेसरी टेम्परेचर ड्रॉप करने का काम करेगी प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन का। तो इस केस में भी हमको एक्चुअल जितना मैक्सिमम एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। बेसिकली ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर। और अगर थ्योरेटिकली बात करें कि थ्योरेटिकली मैक्सिमम एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर कब मिल सकता है हमको, जब हम कम से कम एयर यूज करके ज्यादा से ज्यादा फ्यूल को बर्न करें। ठीक है, मतलब वी कैन अचीव कंप्लीट कंबशन ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग मिनिमम थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ एयर और स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ एयर और केमिकली करेक्ट अमाउंट ऑफ एयर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ एक पॉइंट देखो, ये भी अच्छा पॉइंट है, तीनों पॉइंट्स को जो कि समीराइज कर रहे हैं ये, फॉर ए स्पेसिफाइड फ्यूल एट ए स्पेसिफाइड स्टेट। ठीक है,
कोई भी एक पर्टिकुलर फ्यूल के लिए एट ए पर्टिकुलर स्टेट, मतलब पॉइंट नंबर 1 हमने फिक्स कर दिया स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। फॉर ए स्पेसिफाइड फ्यूल एट ए स्पेसिफाइड स्टेट बर्न विद एयर एट ए स्पेसिफाइड स्टेट, मतलब फ्यूल और एयर यानी रिएक्टेंट को दोनों को हम सेम स्टेट पे ले रहे हैं। द एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन कंप्लीट कंबशन ऑकर्स विद थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है। तो कोई भी हम थ्योरेटिकल चीज की अगर बात करते हैं कि कोई भी थ्योरेटिकल इंजन है या कोई हाइपोथेटिकल इंजन है, आइडियल इंजन है या आइडियल कंबशन प्रोसेस है, तो कोई आइडियल मशीन शुड गिव मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट। तो हमारे लिए मैक्सिमम आउटपुट क्या है? कंप्लीट कंबशन प्रोसेस होना चाहिए। एंड मिनिमम इनपुट क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ थ्योरेटिकल एयर या फिर स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ एयर मिलना चाहिए, ठीक है। समझ में आया पॉइंट? फॉर स्पेसिफाइड fuel and air at specified state, the adiabatic flame temperature attain its maximum value when complete combustion occurs with theoretical amount of air। मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर जो कि स्टोइकोमेट्रिक एयर रहती है उसी से हमको कंप्लीट कंबशन प्रोसेस मिलना चाहिए। ये ऐसा होगा तभी हमको मैक्सिमम एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर थ्योरेटिकल मिलेगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इनकम्प्लीट कंबशन के जो तीनों चीजें हैं वो नहीं होना चाहिए, तभी ये चीज मिलेगा। तो ये आइडियल प्रोसेस हो गई, मतलब आइडियल कंबशन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर प्रोडक्ट्स कितना मिल सकता है, ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं इसका, ठीक है। एक्चुअली तो उससे थोड़ा कम ही मिलता है, पर ये स्टडी करने की आखिर जरूरत क्या है? तो ये स्टडी क्यों करते हैं हम? बिकॉज इट हैज सिग्निफिकेंस इन द डिजाइन ऑफ कंबशन चैम्बर्स, या फिर जहां पर भी प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन जो भी सिस्टम के अंदर यूज होते हैं उनकी जो मटेरियल उनमें यूज करना है वो मटेरियल के सिलेक्शन में हमको यूज होता है, ठीक है। इट इज यूज इन मेटलर्जिकल कंसिडरेशन, बिकॉज वहां पे अगर जितना ज्यादा टेम्परेचर अचीव होगा कंबशन चैम्बर के अंदर, वो कंबशन चैम्बर के मेटेलिक पार्ट से वो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन कांटेक्ट में आएंगे, तो उसमें क्या होगा? थर्मल एक्सपांशन हो सकता है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और बहुत ज्यादा थर्मल एक्सपांशन हुआ कोई मटेरियल का, तो उसमें क्या हो सकता है? फेलियर हो सकता है कंबशन चैम्बर में, ठीक है, मेल्ट हो सकता है कंबशन चैम्बर। तो कोई भी प्रोसेस में कितना मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव हो रहा है उसके हिसाब से हम कंबशन चैम्बर का मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर दी एप्लीकेशन। तो यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस होता है। तो हम थ्योरेटिकली एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर एक निकाल लेते हैं वैल्यू, और वही थ्योरेटिकल वैल्यू के हिसाब से हम कंबशन चैम्बर का मटेरियल सिलेक्ट करते हैं, बिकॉज वो थ्योरेटिकल वैल्यू एक्चुअल केस में अचीव नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा कंबशन जो है आइडियल कंबशन नहीं रहता, कंप्लीट कंबशन नहीं होता, इनकम्प्लीट ही रहता है। तो एक्चुअली जो मैक्सिमम एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर अचीव होना चाहिए उतना होता नहीं, उससे कम ही होता है। बट जब हम डिजाइन करते हैं तो मैक्सिमम के हिसाब से ही डिजाइन करते हैं, या फिर और उसमें भी मैक्सिमम में भी हो सकता है और सर्टेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ डिजाइन करें, ठीक है। सो द एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डिजाइन ऑफ कंबशन चैम्बर्स, गैस टर्बाइन एंड नोजल। मतलब जहां भी हम कंबशन के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, द मैक्सिमम टेम्परेचर that occur in these devices are considerably lower than the adiabatic flame temperature since the combustion is usually incomplete, okay, and the maximum temperature in the combustion chamber can be controlled by adjusting the amount of excess air which serves as a coolant, ठीक है। मतलब कहीं कहीं अगर हमको कंबशन चैम्बर में थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स हमको इतने ही टेम्परेचर में मिलना चाहिए, फ्यूल और एयर को तो सर्टेन अमाउंट में बर्न करके सर्टेन प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमको और उसका सर्टेन टेम्परेचर में मिलेगा। अगर हम इंसुलेट कर लिए तो कंबशन के प्रोडक्ट जो है हीट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि इतने हाई टेम्परेचर में प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन नहीं चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे? उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर हम सप्लाई कर देंगे। तो एयर जो एक्सेस अमाउंट जो एयर सप्लाई करते हैं कंबशन चैम्बर में, दैट एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर एक्ट्स एज ए कूलेंट फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। एयर जो है वो गैसियस मिक्सचर के साथ मिक्स होकर उसका टेम्परेचर कम करती है, क्योंकि गैसियस मिक्सचर जो अगर कंप्लीट कंबशन हो चुका है तो ऑलरेडी वो स्टेबल फॉर्म में आ जाएंगे CO2 H2O, तो फर्दर एयर मिक्स होने से उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, बट वो सिर्फ उसका मिक्स होने की वजह से उसका टेम्परेचर रिड्यूस कर देगा, ठीक। So this is the significance of the adiabatic flame temperature. Now we have last topic remaining in this module, that is first law of reactive system, which is very very important topic because इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको याद रहेगा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये वही चीज है, इसमें कोई नई चीज हमको नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, ठीक है। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ रिएक्टिव सिस्टम, और आई कैन से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू रिएक्टिव सिस्टम, ठीक है। जो सब्जेक्ट पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स उसमें जहां पर भी हमने फर्स्ट लॉ अप्लाई किए थे वो हमने नॉन रिएक्टिव सिस्टम के लिए अप्लाई किए थे, ठीक है। गैस जो है कंप्रेस हो रहा था या फिर एक्सपांड हो रहा था या फिर नोजल में फ्लो हो रहा था कोई गैस या फिर एयर या फिर कोई भी फ्लूइड, ठीक है, नोजल से या फिर पंप से फ्लो हो रहा था या टरबाइन से फ्लो हो रहा था स्टीम, वहां उसका हम एनालिसिस किए थे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में या फिर फर्स्ट लॉ में।
ठीक है, फॉर ओपन सिस्टम एज वेल एज फॉर क्लोज सिस्टम, हमने दोनों चीजें यहाँ पर देखे थे। सो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर बोथ नॉन रिएक्टिव एंड रिएक्टिव सिस्टम। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, कि वहां पर जब हमने नॉन रिएक्टिव सिस्टम हमने कंसीडर किए थे, तो वहां पर हमने केमिकल एनर्जी को कंसीडर नहीं किए थे, ठीक है, ड्यूरिंग द एनर्जी बैलेंस, बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्योंकि वहां पर कोई केमिकल एनर्जी चेंज हो ही नहीं रहा था, तो केमिकल एनर्जी को हमने एनर्जी बैलेंस में यूज नहीं किए थे। बट यहाँ पर कंबशन प्रोसेस हो रहा है, रिएक्टिव सिस्टम है, तो यहाँ पर हमको केमिकल एनर्जी भी चेंज को भी कंसीडर करना पड़ेगा एट बोथ द साइड, रिएक्टेंट साइड एंड एट द प्रोडक्ट साइड। ओके, so for reactive system also we can write the energy balance for both steady flow system, that is open system and closed system। ठीक है, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं, आई होप आप लोग को पता रहेगा ऑलरेडी। ओपन सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें मास और एनर्जी दोनों ही बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है, और क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी बाउंड्री ऑफ द सिस्टम को क्रॉस कर सकती है, मास नहीं करेगी। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम रिएक्टिव सिस्टम के लिए स्टडी करना है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो पहले अपन जनरलाइज से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने पहले थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। ओके, सो स्टार्टिंग with the energy balance, so the generalized energy balance equation for any open system can be written as, कैसे लिखेंगे एनर्जी बैलेंस, टोटल एनर्जी एट द इनपुट साइड ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द आउटपुट साइड ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे क्योंकि हम ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब ओपन सिस्टम में कहीं ना कहीं से मास एंटर होगा, कहीं ना कहीं से मास बाहर जाएगा। तो जहां से मास एंटर हो रहा है वहां से कितनी हीट एंटर हो रही है, कितना वर्क इनपुट दे रहे हैं, कितनी एंथैल्पी है, वो जो भी चीज एंटर हो रही है वहां की, कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो सम ऑफ ऑल दिस एनर्जी एट द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में जो भी हमको राइट हैंड साइड में जो बाहर जा रहा है मास अपने सिस्टम से, कंट्रोल वॉल्यूम से, तो उससे कितनी हीट बाहर जा रही है, कितना वर्क मिल रहा है हमको आउटपुट में, कितनी एंथैल्पी है उस सब्सटेंस की, कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी और कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो सम ऑफ एनर्जी एट द इनलेट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी एट आउटलेट, दैट इज लॉ, दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हिच इज फर्स्ट लॉ। ठीक है, सो ये जो इक्वेशन है वो कौन से किलो जूल बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे सारी एनर्जीज है और हीट और वर्क है, तो आपको पता है हीट की यूनिट भी जूल होती है, वर्क की यूनिट भी जूल होती है, और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। सो दिस यूनिट इज ऑन द किलो जूल बेसिस। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रीअरेंजिंग द टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन। अभी रीअरेंज किस तरीके से कर रहा हूँ मैं, सारे के सारे हीट और वर्क वाले जो टर्म है उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, और सारे के सारे एनर्जी को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो क्या मिलेगा हमको, क्यू इन माइनस क्यू आउट माइनस, ठीक है, अभी डब्ल्यू इन माइनस डब्ल्यू आउट होगा, एक्चुअली ये प्लस में इधर है, जब डब्ल्यू आउट को इधर लाऊंगा तो डब्ल्यू इन माइनस डब्ल्यू आउट होना चाहिए, बट मैंने माइनस साइन को बाहर ले लिया, तो डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन इस तरीके से हो जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड में एच आउट माइनस एच इन, काइनेटिक एनर्जी आउट माइनस काइनेटिक एनर्जी इन, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आउट माइनस पोटेंशियल एनर्जी इन। ठीक है, तो ऐसे मॉडिफाई हो गई इक्वेशन। नाउ अज्यूमिंग साइन कन्वेंशंस ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू। ठीक है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हीट और वर्क को हम किस तरीके से साइन कन्वेंशन देते हैं, heat input to the system is taken as positive and heat output to the system is taken as negative। ठीक है, उसी तरह work done by the system is positive and work done on the system is negative। ठीक है, मतलब ये W out जो है वो पॉजिटिव है और W in हम नेगेटिव ही लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो टर्म है ब्रैकेट का, वो इनडायरेक्टली हमको क्या शो कर रहा है, नेट वर्क डन। ठीक है, ये जो टर्म है अंदर के ब्रैकेट का, वर्क आउटपुट माइनस वर्क इनपुट इज नथिंग बट वर्क डन बाय द सिस्टम, W net। Similarly, Q in minus Q out, heat absorbed by the system minus heat rejected by system is nothing but total amount of heat absorbed by the system। ठीक है, अब वो चाहे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो अलग बात है। अगर बाहर हीट ज्यादा जा रही है तो नेट हीट वुड बी नेगेटिव, और इनपुट वर्क ज्यादा आ रहा है तो नेट वर्क वुड बी नेगेटिव, वो हो सकता है कुछ भी, बट इन ब्रैकेट इन जनरल दिस ब्रैकेट टर्म कैन बी रिटन एज Q net माइनस W net। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी क्या मिल जाएगी, Q net माइनस W net इज इक्वल टू, अभी डेल्टा H आउट माइनस H इन को हम लिख सकते हैं डेल्टा H, के ई आउट माइनस के ई इनको लिख सकते हैं डेल्टा के ई, और पी आउट माइनस पी को डेल्टा पी, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर क्यू नेट माइनस डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई। नाउ कंसीडरिंग रिएक्टिव सिस्टम, ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गई जनरल। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, स्पेशली कंबशन ऑफ रिएक्टिव सिस्टम, इसके लिए हमको फर्स्ट लॉ लिखना है। ठीक है, ये तो जनरल फर्स्ट लॉ हो गया अभी तक, क्यू नेट माइनस डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी, ये तो हो गया अपना जनरलाइज्ड स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हो गई है। ठीक है, इसको क्या नाम दिए थे हमने थर्मोडायनेमिक्स में, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जो कि ओपन सिस्टम के लिए रहता है। क्लोज सिस्टम के लिए तो नॉर्मली इक्वेशन थी, उसको ये स्टेडी फ्लो, सिस्टम फ्लो हो रहा है, मतलब मास भी सिस्टम से बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है, यानी ओपन सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं।
So considering reactive system and neglecting small changes in kinetic and potential energy. ठीक है, तो डेल्टा के ई डेल्टा पी को जीरो कर लिया हमने, एज्यूम कर लिए, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, कंबशन चैम्बर में नहीं होता क्योंकि नॉर्मली इतना ज्यादा चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, बट यहाँ पर डेल्टा एच तो हो रहा है, केमिकल एनर्जी चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर भी प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन का जो मिल रहा है वो जरूरी नहीं है रिएक्टेंट के बराबर है, मतलब प्रोडक्ट्स का जितना भी टेम्परेचर है जरूरी नहीं है रिएक्टेंट का भी रहे। तो हमको टोटल एनर्जी चेंज ड्यू टू केमिकल कंपोजिशन एंड ड्यू टू चेंज इन स्टेट दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, और देयरफॉर हमको टोटल एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट डेल्टा एच वो लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे हम, टोटल एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय NP H0F plus ST minus H298, ये हमने अभी अभी लास्ट स्लाइड में देखे थे यहाँ पे, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ द सब्सटेंस एट एनी अदर स्टेट अदर देन रेफरेंस स्टेट, तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हम इस तरीके से निकाल लेंगे, माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इस तरीके से निकाल सकते हैं। NR एंड NP रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स रिस्पेक्टिवली, पर यहाँ पर मैंने एक चीज देखो क्या लिया, समेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड समेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब रिएक्टेंट में क्या रहेगा, कंबशन प्रोसेस है तो फ्यूल एंड एयर, तो फ्यूल के लिए भी टोटल एंथैल्पी निकालना पड़ेगा, एयर के लिए भी टोटल एंथैल्पी निकालना पड़ेगा, और वो कितने टेम्परेचर पे है उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, जरूरी नहीं है वो रेफरेंस स्टेट पे ही रहे। ऐसे ही प्रोडक्ट एक ही तो गैस नहीं फॉर्म होगी, कंबशन हो रहा है तो CO2 भी फॉर्म होगा, H2O भी फॉर्म होगा, और सम अदर सब्सटेंस भी फॉर्म हो सकते हैं, तो इन सारे सब्सटेंस के प्रोडक्ट की हमको टोटल एंथैल्पी निकालना पड़ेगा और उन सबका समेशन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या इक्वेशन मिल जाएगी, Q net माइनस W net इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, ठीक है। So this equation is nothing but first law of reactive system, or I can say steady flow energy equation for reactive system, ठीक है। Q net minus W net is equal to this equation. This equation is in kilojoule basis, okay, and in this equation NP and NR is number of moles of products and reactants respectively, and also in general I can write this Q net minus W net is equal to HP minus HR, ठीक है। वहां पे जो HT लिखे थे अपन ने पिछले स्लाइड में, उसको मैंने क्या लिख दिया, HP minus HR, where HP is nothing but this term which is equal to total enthalpy of the product, and similarly HR is equal to this term which is equal to total enthalpy of the reactants, total enthalpy, ठीक है। स्पेसिफिक नहीं है, टोटल है क्योंकि नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दी है। ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कौन से बेसिस में, किलोजूल बेसिस में। अभी हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अगर इस पे फर्स्ट लॉ पे, तो उसमें भी ये इक्वेशन यूज होगी, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इसमें और इसको कुछ फर्दर मॉडिफिकेशन है, यूजली फॉर कंबशन प्रोसेस। अब जैसे हम वो जो इक्वेशन लिखे हमने रिएक्टिव सिस्टम के लिए, मतलब कोई भी सिस्टम जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब हमको सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस तो पढ़ना नहीं है, ठीक है, हमको सिर्फ कंबशन के बारे में ही पढ़ना है। तो इन कंबशन प्रोसेस हम हीट इनपुट देते हैं क्या फ्यूल एंड एयर को, नहीं, हमको फ्यूल और एयर अपने आप रिएक्ट होकर हमको हीट आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो हीट इनपुट इज 0, और ऐसा कोई वर्क भी नहीं हो रहा पूरे W net, ना ही वर्क आउटपुट हो रहा है ना ही वर्क इनपुट हो रहा है, तो W net वुड बी इक्वल टू 0, Q in इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये जो इक्वेशन में Q net माइनस W net, इसको अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, Q net इज नथिंग बट Q in माइनस Q out, तो Q in 0 हो गया तो माइनस Q out बचेगा हमारे पास, तो इक्वेशन क्या बचेगी, माइनस Q out इज इक्वल टू HP माइनस HR, और आई कैन राइट Q out इज इक्वल टू HR माइनस HP, ठीक है, समझे ना। तो HP माइनस HR जो है ये हमेशा हमको नेगेटिव मिलती है, याद रहेगा हमने देखे थे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इस वजह से देखो HP माइनस HR इज माइनस Q out, आउट कितने जा रहे हैं वो पॉजिटिव रहेगा और माइनस साइन नेगेटिव, तो और आई कैन राइट Q out इज इक्वल टू HR माइनस HP, मतलब जो आउटपुट हीट मिलेगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी यहाँ पे HR माइनस HP, बिकॉज रिएक्टेंट का एंथैल्पी हमेशा कंबशन प्रोसेस में प्रोडक्ट से ज्यादा होता है, ठीक है। एंथैल्पी ज्यादा होता है तभी तो प्रोडक्ट्स बनने के बाद भी वो सर्टेन हीट को रिलीज कर रहे हैं, कुछ एंथैल्पी रिलीज कर दी है प्रोडक्ट्स ने अपने पास से, मतलब रिएक्टेंट में ज्यादा थी एंथैल्पी, ठीक है। तो दिस टर्म वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब Q out हमेशा हमको हीट आउटपुट ही मिलेगा इन कंबशन प्रोसेस टोटल हीट, ठीक है। तो Q out इज इक्वल टू HR माइनस HP। नाउ फॉर एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर, क्या कंसिडरेशन किए थे हमने एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर में, कि जो कंबशन चैम्बर है उसको कंप्लीटली वेल इंसुलेट कर देगा, वेल इंसुलेट कर देंगे तो हीट आउटपुट फ्रॉम द कंबशन चैम्बर वुड बी 0, तो Q out इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में Q out इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू दिस HR माइनस HP, और आई कैन राइट HR इज इक्वल टू HP। तो ये इक्वेशन को यूज करके हम एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। सो एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब इसमें देखो ये कैसे निकालते हैं, एक्चुअली हमको इतना सिंपल मेथड नहीं है एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर निकालने का, क्यों, इसको हम एक्चुअली इटरेटिव टेक्निक से, इटरेशन से निकालते हैं, ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करके थोड़ा सा निकालना पड़ता है इसको। रीजन क्या है इसका, क्योंकि हमको रिएक्टेंट
हाँ, टेम्परेचर तो पता रहता है, फ्यूल और एयर हम जो कंबशन चैम्बर में खुद इनपुट करेंगे तो हमको पता रहेगा कितने टेम्परेचर में इनपुट दे रहे हैं हम। बट जो प्रोडक्ट में कंबशन बन रहे हैं उनका कंप्लीट कंबशन हुआ या नहीं हुआ, फ्यूल लेयर प्रॉपर्ली मिक्स हुई क्या नहीं हुई, CO कितना फॉर्म हुआ, CO2 कितना फॉर्म हुआ और प्लेन कार्बन कितना फॉर्म हुआ, तो उसके हिसाब से टेम्परेचर जज करना हमारे लिए मुश्किल रहता है प्रोडक्ट ऑफ कंबशन का। तो हमारे पास टेम्परेचर पता नहीं रहता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फिर, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन का टेम्परेचर हमको एज्यूम करना पड़ता है। एज्यूम करने के बाद उस टेम्परेचर के हिसाब से हमको प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन की एंथैल्पी निकालना पड़ता है। तो हम फिर वो निकल गई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन की एंथैल्पी, तो हमको HP मिलता है, HP, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और फिर उस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को हम कंपेयर किससे करेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, ठीक है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि टेम्परेचर पता है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स में क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर पता नहीं है, एज्यूम करना पड़ेगा। वो एज्यूम करने के बाद हम एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे और जो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट एज्यूम करने के बाद मिली, वो किसके इक्वल आना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट फॉर अचीविंग एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर, ठीक है। तो उस assumption से अगर हमको एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट मिल गया तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ HR is equal to HP therefore the temperature of the products achieved is nothing but adiabatic flame temperature। तो इस तरीके से हम इसको adiabatic flame temperature को निकालते हैं इनडायरेक्टली बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। तो और इस पे लकीली अच्छी चीज ये है कि हमको इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आते हैं इस पे एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर के ऊपर, तो इसके आया भी तो सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही आएगा। तो क्या क्या चीजें पूछ सकती है एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर के बारे में, व्हाट इज एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर डेफिनेशन, तो उसमें वही सब चीज लिखना पड़ेगा कि कंप्लीट कंबशन फ्यूल हो रहा है, हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट कर दिए और परफेक्टली कंबशन चैम्बर को इंसुलेट कर दिए, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन का मिलेगा वो एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर मिलेगा। उसकी 3 कंडीशन है वो भी लिख देंगे, किस कंडीशन, किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है वो, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स पे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, एंड थर्ड वन क्या था, अमाउंट ऑफ एक्सेस एयर यूज्ड, एयर कितनी यूज हुई है उस पर डिपेंड करता है। एंड दिस एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। अब वो कैसा फाइंड आउट करते हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना भी लिखे तो काफी है 5 मार्क के लिए। हाँ, अब अभी ये जो इक्वेशन आ गया ये भी यूज कर सकते हैं हम कंबशन के लिए डायरेक्टली, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है वो किलो जूल बेसिस में है, अभी सेम इक्वेशन को हम दूसरे बेसिस में भी लिख सकते हैं, इन किलोवाट बेसिस और किलो जूल पर सेकंड बेसिस पे भी इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऑलरेडी किलो जूल में है हमको, अब हमको क्या लिखना है, किलोवाट में। किलोवाट इज नथिंग बट किलो जूल पर सेकंड, मतलब हमको इस इक्वेशन को क्या करना है, सिंपली ये वाली जो इक्वेशन है अगर हमने उसको दोनों साइड को टाइम से डिवाइड कर दिया, टाइम से, तो हमको ये इक्वेशन जो है किलो जूल पर सेकंड यानी किलोवाट में मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो टाइम से डिवाइड करो इस इक्वेशन को, क्यू नेट डिवाइडेड बाय टाइम क्या मिल जाएगा, नेट अमाउंट ऑफ हीट इनपुट टू द सिस्टम पर यूनिट टाइम, क्यू नेट, ठीक है। क्यू डॉट नेट हो जाएगा वो, सिमिलरली डब्ल्यू डॉट नेट वुड बी नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब ये यहाँ से HP को भी टाइम से डिवाइड करना है, तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो NP डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम पर यूनिट टाइम, ठीक है। उसको जिसको हम दूसरा टर्म उसके लिए यूज करते हैं मोलाल फ्लो रेट, ठीक है। जैसे कि किलो जूल पर केजी बेसिस में क्या बोलते थे हम, मास फ्लो रेट, मास ऑफ द फ्लूइड कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम पर यूनिट टाइम, तो मास फ्लो रेट। वैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम पर यूनिट टाइम वुड बी कॉल्ड एज मोलाल फ्लो रेट, मोलाल MOLAL, ठीक है। एंड उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, NP डॉट से। सिमिलरली NR को जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो NR डॉट मिल जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंटरिंग द कंबशन चेंबर और एंटरिंग द सिस्टम पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इक्वेशन और बाकी टर्म सभी में टाइम से डिवाइड कर दी सारे टर्म से, तो इक्वेशन इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी, Q डॉट नेट माइनस W डॉट नेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ N डॉट P into enthalpy minus summation of N dot R into total enthalpy of the reactant, ठीक है। यहाँ पे सब डॉट डॉट टर्म यूज किया है, डॉट जब भी टर्म यूज हो रहा है तो मतलब पर यूनिट टाइम हो रहा है, ठीक है। ये चीज समझ जाना, डॉट डॉट है तो, और डैश डैश जहां भी आ रहा है वहां पे पर यूनिट मोल है, तो उसमें हमेशा नीचे में किलो मोल आएगा डिनोमिनेटर में, यूनिट में, और जहां जहां डॉट है तो वहां डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सेकंड आएगा, टाइम आएगा, ठीक है। ये तो हो गया इन किलोवाट बेसिस, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। और तीसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, इन कंबशन एनालिसिस इट इज मोर कन्वीनियंट टू वर्क विद क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड पर किलो मोल ऑफ द फ्यूल, ठीक है। इससे भी पहले याद होगा तो हमने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे कंबशन के ऊपर, तो वहां पर हमने पर केजी ऑफ द फ्यूल के हिसाब से ही कैलकुलेशंस किए थे, ठीक है। तो कंबशन एनालिसिस में स्टेडी फ्लो सिस्टम में हमेशा हमको पर केजी ऑफ द फ्यूल कैलकुलेशन करना रहता है, तो बेटर क्या रहेगा हमको कि हम वो पर मोल ऑफ द फ्यूल हम इसका कैलकुलेशन करें। अब तो उसके लिए हमको क्या, मोलाल फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब
सिस्टम के अंदर जो फ्यूल है कितने मोल ऑफ द फ्यूल पर यूनिट टाइम एंटर हो रहा है। तो इट इज नथिंग बट मोलार फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल एंड इट इज डिनोटेड बाय n डॉट f। ओके, एंड यूनिट क्या होगी इसकी, किलो मोल पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको ये यूनिट चाहिए n डॉट f, हमको पर मोल ऑफ द फ्यूल ये चाहिए हमको। तो क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दिख रही है ना किलो वाट बेसिस वाली, इसको हमको डिवाइड करेंगे n डॉट f से। ठीक है, तो q डॉट नेट डिवाइडेड बाय n डॉट f, तो क्या मिल जाएगा, q नेट बार। ओके, वेयर q नेट बार इज नथिंग बट नेट हीट ट्रांसफर पर किलो मोल ऑफ फ्यूल बर्न। ठीक है, अब यहाँ पे किलो मोल पर सेकंड है, ये सेकंड कहाँ गया, ये भी q नेट क्या था, अमाउंट ऑफ हीट गोइंग आउट फ्रॉम द सिस्टम पर यूनिट टाइम, और यहाँ पर क्या है, अमाउंट ऑफ फ्यूल कमिंग इनसाइड द सिस्टम पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इन द सिस्टम पर किलो मोल ऑफ द फ्यूल बर्न, ये मिल जाएगा। पर यूनिट टाइम दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसी तरह डब्ल्यू नेट रिप्रेजेंट्स नेट वर्क ट्रांसफर इन द सिस्टम पर किलो मोल ऑफ द फ्यूल बर्न। ठीक है, अब यहाँ पे np डॉट डिवाइडेड बाय nf डॉट, ये क्या होगा, np डॉट क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम पर यूनिट टाइम, n डॉट f क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्यूल्स एंटरिंग द कंबशन चैम्बर पर यूनिट टाइम। तो np डॉट डिवाइडेड बाय nf डॉट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज np। अब यहाँ पे भी पर यूनिट टाइम कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी हम लिख सकते हैं nr से। तो यहाँ पे np और nr क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स पर यूनिट मोल ऑफ द फ्यूल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब फ्यूल का हमने यूनिट मोल लिए, तो रिएक्टेंट में जो दूसरे सब्सटेंस है यानी एयर है उसके कितने मोल ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स में जो भी कंपाउंड्स हैं उनके कितने मोल्स ले रहे हैं, उनका रेशो विथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फ्यूल, दिस रिप्रेजेंट np एंड nr। ठीक है, सो हियर np एंड nr इज np is equal to np by nf and nr is equal to nr by nf, या फिर इसको np डॉट या nf डॉट भी लिख सकते हैं, nr डॉट बाय nf डॉट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि पर यूनिट टाइम वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारा फ्यूल है वो कहाँ पे है, रिएक्टेंट साइड में है। तो फॉर फ्यूल nr इज इक्वल टू 1, बिकॉज फ्यूल के केस में क्या होगा, nf by nf। एयर भी रिएक्टेंट में है, तो एयर के केस में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फ्यूल। तो उस केस में nr इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा एयर के केस में, बट फ्यूल के केस में 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे समेशन लेना है, रिएक्टेंट में जितनी चीजें उन सबका समेशन। ठीक है, तो रिएक्टेंट में एयर भी मिलेगा, फ्यूल भी मिलेगा हमको, तो उन सबका समेशन लेना है। तो जब हम फ्यूल का nr लेंगे तो फ्यूल का nr कितना रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, और एयर का कुछ अलग हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर और फ्यूल अलग अलग रहेंगे, तो अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब कुछ बुक्स में किलो जूल पर किलो ऑफ मोल ये वाली इक्वेशन भी यूज होती है, कुछ बुक्स में ये वाली पहली इक्वेशन यूज करती है। हम क्या करेंगे, एक जनरल कर देंगे कि हम हमेशा पहली वाली इक्वेशन ये वाली किलो जूल पर बेसिस इक्वेशन ही यूज करेंगे। और अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फ्यूल हम क्या करेंगे, हमेशा स्टैंडर्डाइज कर देंगे, 1 ही कंसिडर करेंगे। अगर एक ऐसी कोई केमिकल इक्वेशन दी भी रही है हमको जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्यूल, केजी की बात नहीं हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फ्यूल अगर 1 नहीं है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, नहीं भी है तो उसको हम केमिकल इक्वेशन को इस तरीके से बैलेंस कर देंगे कि नंबर ऑफ मोल्स हमेशा 1 ही मिलने चाहिए। ठीक है, तो उस केस में जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फ्यूल 1 रहेगा, यानी कि n डॉट f की वैल्यू जब 1 रहेगी, तो ये इक्वेशन थर्ड वाली जो इक्वेशन किलो जूल पर किलो मोल ऑफ द फ्यूल और किलो जूल वो एक ही हो जाएगी। ठीक है, फ्यूल के मोल्स ले दिए अगर 1 किलो मोल, तो किलो जूल बेसिस और किलो जूल पर किलो मोल बेसिस दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट ही हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये चीज का ध्यान रखना, हमेशा यही इक्वेशन यूज करेंगे, ज्यादा अननेसेसरी कंफ्यूजन ना हो, तो एक ही इक्वेशन याद रखो। और बस इतना ध्यान रखना कि जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फ्यूल कितना लेना है हमको, 1 किलो मोल, ये चीज हमेशा ध्यान रखना बस। ठीक है, हाँ, ये हो गया किसके बारे में, ओपन सिस्टम के बारे में, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर द ओपन सिस्टम। नाउ द सेकंड थिंग वी हैव फॉर क्लोज सिस्टम। ठीक है, मतलब कोई भी मास जो है वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है, खाली एनर्जी क्रॉस कर रही है सिस्टम के बाउंड्री को। ठीक है, सो अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर क्लोज रिएक्टिव सिस्टम, या फिर इन जनरल थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या है, Q net minus W net is equal to delta U. This is equation number 1. Now for reactive system, Q net minus W net is equal to UP minus UR, that is product minus reactant. ठीक है, reactive system में तो product की internal energy minus reactant की internal energy would give us Q net minus W net. ठीक है, अब अभी हमारे पास हमने एक रिलेशन निकाले केमिकल एनर्जी का फॉर ओपन सिस्टम। ठीक है, तो वही रिलेशन को यहाँ पर यूटिलाइज करने के लिए एंथैल्पी के रिलेशन को इंटरनल एनर्जी में हमको यूटिलाइज करना है। ठीक है, बिकॉज एंथैल्पी इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। क्लोज सिस्टम में फ्लो होता नहीं, इसलिए फ्लो वर्क नहीं कंसिडर होता। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज कंसिडर करना है। ठीक है, तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ केमिकल एनर्जी चेंज हम एंथैल्पी की डेफिनेशन को कंसीडर करेंगे। सो एंथैल्पी, एज यू नो, एंथैल्पी इज नथिंग बट
internal energy plus flow work, H is equal to U plus PV. Therefore, I can write U is equal to H minus PV, or again I can write H minus N into PV bar. Now what is this V bar? बार आ गया, कोई भी नोटेशन के ऊपर तो समझ जाना, पर किलोमोल उसकी यूनिट आने वाली है. तो हियर V bar is nothing but वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस पर किलोमोल. ठीक है, हम नॉन रिएक्टिव सिस्टम में स्पेसिफिक वॉल्यूम लेते थे कहीं कहीं पे. ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास लेते थे, यहाँ पे वॉल्यूम पर यूनिट ऑफ मोल लेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस पर किलोमोल, तो उसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर क्यूब पर किलोमोल. देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा यू की वैल्यू लिखना है तो इन टर्म्स ऑफ एच, तो यूपी माइनस यू आर वुड बी H minus NPV bar for the product minus H minus NPV bar for the reactant. ठीक है, तो अब इसमें से HP फॉर प्रोडक्ट पता है हमको, HR फॉर रिएक्टेंट पता है. अभी अभी हमने निकाले, कोई भी रिएक्टिव सिस्टम में HP और HR कितना मिलता है. बट HP here is this one and HR here is this one. ठीक है, it is denoted by this formula, total enthalpy of the product and total enthalpy of the reactant. Therefore from equation 2 and 3 क्या मिलेगा हमको, इक्वेशन 2 and 3 में ये जो HP और HR की वैल्यू 3 की इक्वेशन 3 में जो HP और HR की वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमको, डेल्टा यू इज इक्वल टू दिस HP माइनस PV बार. अब PV बार कैसे आया, यहाँ पे क्या था एक्चुअली NPV बार था, पर इसमें से मैंने N को भी ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकाल लिया. ठीक है, तो प्रोडक्ट में तो क्या हमें इक्वेशन मिल जाएगी, इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाएगी इक्वेशन, प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में. Yes, and total internal energy change would be total enthalpy of the product minus NPV bar for the product minus total enthalpy of the reactant minus NPV bar for the reactant. Okay. Or I can write from equation 1, delta U is nothing but Q net minus W net. Therefore, Q net minus W net is equal to, again this term, HP minus NPV bar minus HR minus NPV bar for the reactant. Okay. Now, if the gases in the product or in the reactant behaves as an ideal gas, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में एयर है, एयर बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, उसको परफेक्ट गैस बोलते हैं. तो फॉर दैट PV is equal to NR/T from the universal gas law. ठीक है, और आई कैन राइट PV बार इज इक्वल टू RT. ये कैसे आया, ये N को इस तरफ ला लो, V बाय N इज नथिंग बट V बार, हमने अभी अभी देखे ऊपर. इस इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, Q नेट माइनस W नेट इज इक्वल टू NP इंटू टोटल एंथैल्पी H नॉट F प्लस HT बार माइनस H298 बार माइनस R/T. Similarly, summation of NR into H naught F bar plus HT minus H298 bar minus R/T for the reactant. ठीक है, तो इस तरीके से हम फर्स्ट लॉ इक्वेशन फॉर द क्लोज रिएक्टिव सिस्टम हम लिख सकते हैं. तो ये होगा क्लोज सिस्टम के लिए, ये होगा ओपन सिस्टम के लिए, हमने दोनों के लिए लिख ली है. ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है दोनों. ओपन सिस्टम के ऊपर ही प्रॉब्लम आता है नॉर्मली, क्लोज सिस्टम के ऊपर शायद ही आपको प्रॉब्लम है, बट इसके बारे में थ्योरी आ सकती है हमको. राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ रिएक्टिव सिस्टम इक्वेशन फॉर द ओपन सिस्टम एज वेल एज क्लोज सिस्टम. तो हमको ये फाइनल इक्वेशन क्या मिलती है वो पता रहना चाहिए हमको दोनों केसेस के लिए. न्यूमेरिकल जो आएगा वो आपको ओपन सिस्टम के लिए ही आएगा खाली, और उसमें भी खाली कंबशन के ऊपर ही आएगा प्रॉब्लम. ठीक है, और कंबशन में ओपन चैम्बर होता है, फ्यूल एंटर होता है, एयर एंटर होता है, प्रोडक्ट्स और कंबशन बाहर जाते हैं, तो ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम नहीं है. ठीक है, यहाँ पर हमको ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा जो भी हमसे पूछा है क्वेश्चन में. ठीक है, तो अब इसका थ्योरी कंप्लीट होती है, इसी के साथ हमारे फर्स्ट मॉड्यूल की. अगले क्लास में हम इसके बारे में, इससे रिलेटेड फर्स्ट लॉ ऑफ रिएक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. ठीक है, और अगर बाय चांस ऐसा फर्स्ट लॉ ऑफ रिएक्टिव सिस्टम का स्टेटमेंट आ गया तो स्टेटमेंट में क्या लिखना रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही बेसिकली स्टेटमेंट लिखना है. ठीक है, तो इट इज नथिंग बट अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हिच सेज दैट द टोटल एनर्जी of the product is equal to total energy of the reactant. ठीक है, रिएक्टिव सिस्टम के लिए total energy of the product is equal to total energy of the reactant, and then the total energy of the product can be represented by this formula. ये जो लिखे हमने, प्रोडक्ट मतलब आउटसाइड और रिएक्टेंट मतलब इनसाइड. ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन लिख के फिर ये फाइनल इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर स्टेटमेंट पूछा तो एग्जाम में. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ द फर्स्ट मॉड्यूल. इन नेक्स्ट लेक्चर we will solve some problems on first law of reactive system. Okay.